हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ रहे थे प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हम पढ़ लिए वैदिक कालीन शिक्षा और वैदिककालीन शिक्षा में आज दूसरा टॉपिक है। इसके पहले वैदिककालीन शिक्षा की शुरुआत कैसे हुई, किन किन समस्याओं को दूर किया गया, महात्मा बुद्ध ने अपने कैसे बचपन जीवन को बिताते हुए अपने आप को एक महल से दूर करके एक तपस्वी बनकर ज्ञान का प्रचार किया इन्होंने। और जो वैदिक कालीन में ज्ञान के गुरुकुल काल की जो ज्ञान में बुराइयां थीं उनको दूर करते हुए जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षा का निर्माण किया। ठीक है, तो उसी की आज हम बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि बौद्धकालीन जो शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार रही। ठीक है, इससे कितने हद तक हम लोग आगे बढ़े और कितने कितने विश्वविद्यालय आदि की स्थापना हुई, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बनता है और थ्योरी भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, और खास करके यूपी टेट में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक बेटा, चलिए तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था व संरचना क्या पढ़ेंगे? बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था व संरचना। ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था क्या थी भाई? शिक्षा व्यवस्था दो विभागों में बटी थी, जैसे वैदिक काल में वैसे बौद्ध काल में। पहली व्यवस्था क्या है भाई? हर किसी बालक की जन्म लेने के बाद बालक की प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत जो बताया गया है, प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत में बौद्धकालीन में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत बालक के 6 वर्ष से प्रारंभ होती है। क्या मानते हैं बेटा? 6 वर्ष से प्रारंभ होती है। मतलब अनेक जातक कथाओं में भी यह पाया गया है कि प्राथमिक शिक्षा केवल बौद्ध धर्मावलंबियों को धर्म को मानने वालों को ही नहीं है, यह शिक्षा सभी जातीय के बालकों को उपलब्ध थी। ठीक है, मतलब ऐसा भी माना गया है, तमाम जितने भी प्रकार के अन्य धर्म जातक कथाएं लिखी गई हैं, उन जातक कथाओं में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, ये बौद्धकालीन धर्म को मानने वालों के लिए नहीं, सभी जाति धर्म वालों के लिए थी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि यह शिक्षा मठों में दी जाती थी। ठीक है, यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और प्रारंभ में पूर्णतः क्या थी? धार्मिक थी। यह शिक्षा मठों में दी जाती थी और प्रारंभ में पूर्णतः धार्मिक थी, किंतु जब कुछ समय के उपरांत ब्राह्मणों ने प्रतिद्वंदी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करके उनमें लौकिक शिक्षा देनी प्रारंभ की, तब मठों में भी यह शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, मतलब बाद में जो कुछ ब्राह्मण जो है अपने इस जाति को लेकर अनेक लौकिक शिक्षा मतलब करना, मतलब ये नहीं कहे कि धर्म को ही माने, धर्म का ही प्रचार करें लोग। ब्राह्मणों ने ये कहा कि लौकिक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब लोकतंत्र से आधारित शिक्षा भी होनी चाहिए, जिसमें कि एक व्यक्ति समाज की रक्षा कर सके, समाज की सेवा कर सके। ठीक है, समाज के लोगों को जान सके और अपने आप को समाज में एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सके, अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इस तरह से लौकिक शिक्षा की शुरुआत भी की गई। तो इन मठों ने भी, जो मठ बनाए गए थे, इन मठों द्वारा भी लौकिक शिक्षा का प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा में, जिसमें प्रवेश व अवधि क्या था भाई? 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले एक यात्री इत्सिंग महोदय थे, है ना। 7वीं शताब्दी में माना जाता है, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री इत्सिंग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का आरंभ करने की जो साधारण आयु मानी जाती है वो 6 वर्ष मानी जाती है। ठीक है, मतलब 7वीं शताब्दी में भारत में एक चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी और इस आयु की अवधि सार्थ्य 6 वर्ष की थी और मानी भी जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए बौद्धकालीन में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है, तो साधारणतया या इत्सिंग महोदय के अनुसार 6 वर्ष ही मानी जाती है। इसको आप जानते रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम क्या था भाई? पाठ्यक्रम था
पाठ्यक्रम की बात करें तो 7वीं शताब्दी में भारत आने वाले एक और चीनी यात्री थे जिनका नाम था हुयेन सांग। ठीक है, हुयेन सांग के अनुसार बालकों की प्रथम 6 माह में मतलब बताया गया कि बालक के प्रवेश के अंतर्गत प्रथम 6 माह में एक सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी। ठीक है, कौन बताया था? हुयेन सांग के अनुसार ये बताया गया था कि जब भी कोई बालक बौद्ध धर्म के अनुसार मठों में 6 वर्ष के अंतर्गत प्रवेश करता है तो 6 वर्ष के बाद 6 महीने उसको एक बाल पोथी पढ़नी होती है। बाल पोथी का क्या नाम था? सिद्धरस्तु नाम था। तो बाल पोथी का क्या नाम था बौद्ध धर्म में जो 6 माह के अंतर्गत पढ़ना पड़ता था? सिद्धरस्तु नाम था। ठीक है, इस सिद्धरस्तु बाल पोथी में 12 अध्याय बताए गए हैं। कितने अध्याय बताए गए हैं? 12 अध्याय बताए गए हैं। 14 वर्णमाला बताए गए हैं, सॉरी 14 नहीं 49 है, 49। ठीक है, 49 वर्णमाला अक्षर बताए गए हैं इसमें, और इन 49 वर्णमालाओं से बने लगभग 300 श्लोक बताए गए हैं। कितने? 300 से अधिक श्लोक बताए गए हैं। ये 300 है बेटा। ठीक है, 300 से अधिक श्लोक थे। किसमें थे? सिद्धरस्तु बाल पोथी में थे। सिद्धरस्तु बाल पोथी ने किसने बताया है? कि चीनी यात्री हेन सांग ने बताया। ठीक है, हेन सांग के अनुसार बालकों के प्रथम 6 माह में एक बाल पोथी पढ़नी पड़ती थी जिसका क्या नाम था? सिद्धरस्तु, जिसमें कितने वर्णमाला थे? 49 थे। और कितने अध्याय थे? तो 12 अध्याय थे। और इन्हीं 49 वर्णमाला से बने लगभग 300 से अधिक श्लोक थे। ठीक है, हुआ क्या भाई? उसके बाद 16 माह बाद, है ना, 16 माह बाद 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, पाठ्यक्रम के अनुसार 16 माह बाद 5 विद्याओं की शिक्षा दिए जाने की बात की। तो जो 5 विद्या थी इसमें पहला था शब्द विद्या, दूसरा था तर्क विद्या, और तीसरा था चिकित्सा विद्या, चौथा था अध्यात्म विद्या, और 5वां था शिल्प स्थान विद्या। तो 16 माह बाद मतलब 16 माह बाद के बालकों को निम्नांकित 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें पहली विद्या शब्द विद्या, दूसरा तर्क विद्या, तीसरा चिकित्सा विद्या, और चौथा अध्यात्म, और 5वां शिल्प स्थान विद्या दी जाती थी। ठीक है, इस प्रकार पाठ्यक्रम पहले तो धार्मिक था, लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपने को भी अपने कह सकते हैं प्रतिद्वंदी शिक्षा को लाते हुए इन्होंने कहा कोई जरूरी नहीं धर्म का प्रचार ही हो, बालक को ऐसे भी बनाया जाए जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, समाज की रक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके, जीवन यापन कर सके। तो उसके साथ धार्मिक के साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी प्रारंभ हुआ। ठीक है, लौकिक शिक्षा का मतलब लोकतांत्रिक शिक्षा, दोनों विषयों को स्थान दिया गया। तो यहाँ इसमें क्या हुआ? इसमें धार्मिक और लौकिक दोनों विषयों को स्थान दिया गया। ठीक है, और जो बताया गया है सामान्य शिक्षण विधि जो थी, सामान्य शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया। मतलब बौद्ध शिक्षा प्रणाली में या बौद्धकालीन शिक्षा में सामान्य शिक्षा विधि का प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसमें आप लोग जानते हैं शिक्षक लकड़ी की तख्ती पर वर्णमाला के अक्षरों को लिखता था और उनका उच्चारण करता था। ठीक है, बालक उसके उच्चारण का अनुकरण करते थे और भाई इससे बालकों को अक्षरों का ज्ञान होता था। तो शिक्षक जो है लकड़ी के तख्ती के बनवाता था, उस पर वर्णमाला लिखता था, शिक्षक उसको पढ़ता था, तो बालक भी उसका अनुकरण करके शिक्षा ग्रहण करते थे। ये सामान्य शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, और जिस इसमें शिक्षा का जो माध्यम था मठ था। ठीक है, शिक्षा का माध्यम मठ था। मठ विद्यालयों में जनसाधारण की भाषा पाली, ध्यान दीजिएगा, जनसाधारण की भाषा पाली थी। जैसे वहाँ पर क्या थी भाई, वैदिक कालीन में भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा, मुख्य रूप से संस्कृत भाषा थी। चाहे जैसे लोग थे उस तरह से उनको संस्कृत में ही पढ़ना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर जनसाधारण के आधार पर पाली भाषा रखी गई थी। ठीक है, जिससे कि हर कोई जन व्यक्ति समझ सके। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने से पहले बालकों का
प्रवज्या संस्कार दिया, जैसे वहाँ पर विद्या आरंभ संस्कार दिया जाता था। कब? प्रारंभिक शिक्षा में, जिसमें बताया गया है पुरोहित बुलाया जाता था, बालकों को नहलाकर पीले वस्त्र धारण करके चावल बिछाकर उस पर बैठा दिया जाता था। ठीक है, तो चावल के माध्यम से वरमाला बनवाता था। वरमाला के बनवाने के बाद पुरोहित जो होता था वो देवी देवताओं आदि की आराधना करता था। ठीक है, इस प्रकार बालक को शिक्षा के लिए, मतलब बालक की प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ किया जाता था। ठीक है, और बालक को खाना पिलाकर, खाना पीना देकर जो है उनको दक्षिणा देकर विदा कर दिया जाता था पुरोहित को। ठीक है, और वहीं से बालक की शिक्षा प्रारंभ हो जाता। उसी तरह बौद्ध कालीन में बताया गया प्रवज्या संस्कार था। कौन सा संस्कार था? अब क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बौद्ध कालीन में प्राथमिक शिक्षा कि कौन से संस्कार दिए जाते थे? प्रवज्या संस्कार किया जाता था। प्रवज्या संस्कार ऐसा संस्कार है जिसमें माना गया है कि प्रवज्या संस्कार का जो शाब्दिक अर्थ माना गया है बेटा, इसका मतलब है बाहर जाना। क्या मतलब है बेटा? बाहर जाना। ठीक है, बाहर जाना मतलब इस संस्कार का अभिप्राय था कि बालक अपने परिवार और पूर्व की स्थिति को, अपने परिवार और पूर्व की स्थिति का परित्याग करके लोगों के बीच रहना पसंद करे और घर से बाहर जाए, संग में रहना पसंद करे। ठीक है, और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्धिक भिक्षु बनना था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महिला स्त्री शिक्षा को भी पूरा अधिकार दिया गया। तो जो महिला स्त्री शिक्षा ग्रहण करती थी उसको भिक्षुड़ी कहा जाता था, और जो पुरुष शिक्षा ग्रहण करता था उसको भिक्षु कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे संस्कार लगभग वही लोग ग्रहण करते थे जो भिक्षु बनना चाहते थे। ठीक है, या भिक्षुड़ी बनना चाहते थे। ठीक, मठों से इस शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। ठीक है, यह संस्कार लगभग 6 से 8 वर्ष के बीच में करा दिया जाता था, यह मानना है इनका। ठीक है, तो ये संस्कार क्या है भाई? बाहर जाना। इस संस्कार में विनय पटक में बताया गया है, इस संस्कार से संबंधित, इस संस्कार के मतलब प्रवज्या जो संस्कार है इससे संबंधित विनय पटक में बताया गया है। क्या बताया गया भाई? कि बालक अपने सिर के बाल मुड़ाता था। इसमें यह बताया गया बालक अपने सिर के बाल मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था और प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं का चरण स्पर्श कर सामने बैठ जाता था। ठीक है, सामने बैठ जाता था। सबसे बड़ा जो भिक्षु होता था, है ना, उनमें जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था बेटा, वो 3 शपथ दिलाता था। कितने शपथ? 3 शपथ। प्रारंभिक शिक्षा के प्रारंभ के लिए सबसे बड़े भिक्षु द्वारा कितने शपथ दिलाए जाते थे? 3 शपथ दिलाए जाते थे। पहला शपथ था बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या था बेटा? बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा था धम्मम शरणम गच्छामि, और तीसरा शपथ था संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, कि आप बुद्ध के शरण में जाइए, धर्म का पालन करिए, धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए और संघ में रहकर समाज सेवा करिए। ये 3 बात कही गई थी। किसमें का? विनय पटक में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति को प्रवज्या संस्कार, जिस बालक को या भिक्षु या भिक्षुड़ी को प्रवज्या संस्कार दिया जाता था बालक को, तो वो उसके अंतर्गत विनय पटक में बताया गया है कि बच्चे को नहला धुलाकर, ठीक है, नहला धुलाकर पीले कपड़े पहनाकर उसके बाल को मुड़वा दिया जाता था, और जिस मठ में वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता उस मठ के भिक्षुड़ के सामने पलथी मार के बढ़िया बैठ जाता था। ठीक है, उसका फिर अपना आराधना, वो लोग भिक्षुड़, जो भिक्षु लोग थे वो अपना पूजा पाठ आराधना करते थे। ठीक है, और जो सबसे बड़ा भिक्षु होता था वो उसकी देवी देवताओं का आराधना करने के बाद उससे 3 शपथ दिलवाता था। पहला शपथ का क्या नाम है? बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरे शपथ का क्या नाम है? धम्मम शरणम गच्छामि। तीसरे शपथ का नाम क्या है? संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, जब ये 3 शपथ दिलवा देता था तो उसके बाद क्या होता था बेटा? उसके बाद बालक को भिक्षु निम्नांकित 10 आदेश देता था। कितने आदेश देता था? 10 आदेश। देखो लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद 10 आदेश दिया जाता था। 10 आदेश कौन कौन से हैं? 10 आदेश दिया जाता था, जिसमें इसको विशेष रूप से आप तैयार कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, जिसमें
सबसे पहला चोरी ना करना। चोरी करना, बोलिए चोरी करना नहीं, चोरी ना करना, ठीक है। चोरी ना करना, जीव हत्या ना करना, असत्य भाषण ना देना, अशुद्ध आचरण का त्याग करना, वर्जित समय पर आहार ग्रहण ना करना, मादक पदार्थों का सेवन ना करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग वर्जित था, ठीक है। और 8वां है बिना दिए किसी वस्तु का ग्रहण ना करना, मतलब चोरी ना करना, वही बात आई, ठीक है। 9वां है सोना चांदी या किसी महंगी वस्तु दान में ना लेना और ना ही देना, ठीक है। नृत्य संगीत तमाशे से दूर रहना। तो ये आपका बताया गया बेटा किसमें, प्रवज्य संस्कार को देते समय 10 आदेश, कितने आदेश देते थे भिक्षु लोग, 10 आदेश देते थे, ठीक है। 10 आदेशों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। तो इस तरह से बेटा बालक की प्रारंभिक शिक्षा का क्या होता है, समापन होता है। और जब बालक प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर किस शिक्षा में आता है, उच्च शिक्षा में आता है, तो उच्च शिक्षा भाई प्रारंभिक शिक्षा के बाद की होती है, ठीक है। तो उच्च शिक्षा के द्वारा सभी जाति व धर्मों को शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। उच्च शिक्षा जो होती है वो क्या होती है भाई, उच्च शिक्षा के द्वारा मतलब प्रारंभिक शिक्षा के बाद की शिक्षा होती है, जिसमें सभी धर्मों और जातियों के बालकों के लिए खुले स्थान पर शिक्षा दी जाती थी, चाहे जिस धर्म के बालक हों, चाहे जो भी धर्म के हों, चाहे किस जाति के हों, उन सभी को शिक्षा समान रूप से दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई क्या कहा, इस शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो था वो बौद्ध मठ थे, ठीक है। उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ थे। इन सब मठों में समान विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ठीक है। मतलब जो मठ थे इसमें एक समान शिक्षा नहीं दी जाती थी, कहने मतलब है इस शिक्षा की प्रशंसा करते हुए, इस शिक्षा की मतलब जो बौद्धकालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा बताई गई थी बेटा, इस शिक्षा में ऐसी शिक्षा का प्रशंसा करते हुए डॉक्टर एस अल्तेकर ने अपने शब्दों में कुछ विशेष भाषा में बताया है कि इन्होंने कहा, मठों ने उच्च शिक्षा में अपनी दक्षता से कोरिया, चीन, तिब्बत और जावा जैसे सुदूर देशों के छात्रों को भी आकर्षक करके भारत में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि की है, ठीक है। कौन लिखा है, डॉक्टर एस अल्तेकर ने लिखा है कि बौद्धकालीन शिक्षा में उच्च शिक्षा के अंतर्गत मठों में बहुत मतलब दूर दूर के लोगों को, जैसे कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा आदि के यहाँ देशों के बच्चों को अपने यहाँ शिक्षा देकर अपने यहाँ भी ये गुडविल हासिल किया है, ठीक है। प्रवेश की जो अवधि है भाई 12 वर्ष के आयु से है, ठीक है। मतलब जब उच्च शिक्षा का आरंभ प्रारंभिक शिक्षा के समाप्त होने के पश्चात होता था, अतः इसका आरंभ साधारणतया 12 वर्ष की आयु में करते थे, ठीक है। 12 वर्ष की आयु में करते थे और अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी, ताकि छात्र अपने प्राचीन परंपरा के अनुसार 25 वर्ष तक, है ना, किसी व्यवसाय को ग्रहण करके गृहस्थ के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे, ये बताया गया है। इसलिए इसकी अवधि 12 वर्ष की आयु की मानी जाती है। उच्च शिक्षा 12 वर्ष की आयु तक प्रारंभ होती जाती है, जिससे 12-13 वर्ष जो बचता है, प्राचीन समयों के अनुसार बालक अपने 25 वर्ष तक उम्र तक अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और अपने घर गृहस्थी को संभालना शुरू कर दे और अपना जीवन यापन करना शुरू कर दे। तो अगर आपसे बात किया जाएगा कि उच्च शिक्षा की शुरुआत कब से कितने वर्ष से होती है, 12 वर्ष के आयु तक होती है, ठीक है। पाठ्यक्रम में बताया गया भाई, पाठ्यक्रम में 2 पाठ्यक्रम थे, एक धार्मिक है, दूसरा लौकिक है। ये लौकिक मतलब लोकतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक। लौकिक धार्मिक जो पाठ्यक्रम था वो भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के लिए था। पहली बात जान लीजिए, जो धार्मिक मतलब पाठ्यक्रम बनाया गया है ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए था, जिनका मुख्य उद्देश्य उनको निर्वाण प्राप्त
करके धर्म का प्रचार करना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था, ये भिक्षु और भिक्षुणियों जो शिक्षा ग्रहण करते थे प्रवज्जा संस्कार के माध्यम से, तो उनका क्या उद्देश्य था? धर्म का प्रचार करना। क्या था बेटा? धर्म का प्रचार करना। और इस धर्म के प्रचार के लिए जो धार्मिक विषय बनाया गया था, वो धार्मिक विषय है बौद्ध धर्म, साहित्य, त्रिपिटक, विनय और धम्म। ये इसके कुछ विषय बनाए गए थे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य धर्म का प्रचार करना था तथा मठों और विहारों के निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान, दान की संपत्ति का प्रबंधन और हिसाब किताब आदि इन्हीं द्वारा रखा जाता था। ठीक है, लौकिक पाठ्यक्रम में क्या था भाई? लौकिक जो पाठ्यक्रम था उसको साधारण नागरिकों के लिए था, साधारण नागरिक के लिए था। लौकिक पाठ्यक्रम साधारण नागरिकों के लिए था और इसका मुख्य उद्देश्य उन नागरिक को सुयोग्य नागरिक बनाना। क्या उद्देश्य था? सुयोग्य नागरिक बनाना, मतलब किसी कार्य विशेष के योग्य नागरिक बनाना एवं आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, इनका मूल उद्देश्य था। लौकिक पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य था? किसी बालक को अच्छे नागरिक की पदवी देना, बनाना, जिससे उस समाज की, राष्ट्र की आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए और देश की सेवा कर सके, अपने परिवार को एकजुट बनाकर जीवन निर्वाह कर सके, इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसमें जो विषय बताए गए हैं बेटा, धर्म, दर्शन, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र आदि इसके क्या माने जाते हैं? विषय माने जाते हैं बौद्धकालीन शिक्षा में लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, लोकतांत्रिक पाठ्य के अंतर्गत। तो आगे इसमें बताया गया है उच्च शिक्षा के कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है, उच्च शिक्षा में कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जो बताया गया। बाकी आप लोग जानते हैं शिक्षा का जो माध्यम था पाली भाषा का था, ऐसा बताया गया है। ठीक है, वही भाषा में शिक्षा ग्रहण कराई जाती थी। इसमें उच्च शिक्षा के कुछ विशेष प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बनाए गए। इन विश्वविद्यालय में जैसे बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र मठ और विहार थे। बौद्ध काल में अगर आपसे पूछा जाए मुख्य शिक्षा क्या थे? मठ थे। लेकिन अगर वैदिक काल में पूछा जाए तो गुरुकुल आश्रम हुआ करते थे। ठीक है, मठ और विहार थे किसमें? बौद्ध काल में शिक्षा के, जिसमें कुछ मठ और विहारों ने विश्वविद्यालय के रूप में अधिक प्रसिद्धि अर्जित की है। मतलब इसके अंतर्गत मतलब शिक्षा का जो मूल रूप स्थान था वो मठ और विहार थे। इनमें छात्रावास से संबंधित थे। ठीक है, ये जो मठ और विहार बनाए गए थे ये छात्रावास से संबंधित थे, जिसमें छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। अर्थात छात्रों को बुला लिया जाता था, एक तरह से जैसे आप लोग देखें नवोदय विद्यालय वगैरह नहीं चलता है, उस तरह से था। खाने पीने आदि की सारी व्यवस्था स्कूल के माध्यम से कराई जाती थी। जैसे जैसे मतलब बालक इस मठों में बिहार में बढ़ते गए तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को विश्वविद्यालय के रूप में नाम दे दिया और विश्वविद्यालय में नाम देकर अधिक से अधिक ख्याति अर्जित की है। ठीक है, तो कौन किए भाई? मठ और बिहार ने जो है ना, शिक्षा जैसे बढ़ती गई वैसे ही अपने आप को विश्वविद्यालय में कन्वर्ट करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कराते हुए बालकों को एक अच्छी प्रसिद्धि हासिल की। ठीक, जिसमें पहला था विश्वविद्यालय में नदिया विश्वविद्यालय। ठीक है, नदिया विश्वविद्यालय जो था वो पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर 11वीं शताब्दी में राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए नदिया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो नदिया विश्वविद्यालय पूर्वी बंगाल में नदिया नामक स्थान पर स्थित था और 11वीं शताब्दी में यह जो नदिया विश्वविद्यालय था राजा लक्ष्मण सेन के संरक्षण में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया। ठीक है, और दूसरा जो विश्वविद्यालय था वल्लभी विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध कालीन के विश्वविद्यालय ही है। ये वल्लभी विश्वविद्यालय जो है पूर्वी काठियावाड़ में वला नामक स्थान पर स्थित है। पूर्वी काठियावाड़ में वला नामक स्थान पर स्थित है, जिसमें 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। मतलब जो वल्लभी विश्वविद्यालय है ये पूर्वी काठियावाड़ में वला नामक स्थान पर स्थित है, जो 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत है ना, पश्चिमी भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था।
ठीक है। पश्चिमी भारत के जितने भी बालक हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, इस विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश करके शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना। अगला क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मतलब यह विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उत्तरी मगध में गंगा नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। इसमें लगभग 108 भिक्षु बालक और 3000 से अधिक छात्र थे, ठीक है। और इसे जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है इसे बख्तियार खिलजी ने वो 1203 में नष्ट कर दिया। मतलब ये 1203 में क्या हुआ, बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया, ठीक है। अगला है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला का नाम आप लोग सुने भी हैं। यह आधुनिक रावड़ीपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। मतलब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये आधुनिक रावड़ीपिंडी से लगभग 20 मील पश्चिम में था। यह अनेक शताब्दियों तक पहले वैदिक शिक्षा का, उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मतलब तक्षशिला जो था ये वैदिक शिक्षा भी ग्रहण कराता था, उसके बाद बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इस मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय में यह माना जाता है यह लगभग 600 ईसा पूर्व की पराकाष्ठा शिक्षा केंद्र था। पराकाष्ठा मतलब अनेक क्षेत्रों में विद्वानित कह सकते हैं, पराकाष्ठ के रूप में प्रसिद्ध था, जिसमें वैयाकरण पाणिनि नाम आप लोग सुने होंगे, राजनीतिक चाणक्य, अर्थशास्त्री कौटिल्य और महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत चिकित्सक जीवन एवं सम्राट चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र आदि इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर आज महान व्यक्ति बने हुए हैं, ठीक है। कौन कौन, पाणिनि हो गए, चाणक्य हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, पुष्यमित्र हो गए, ठीक है। ये सब इसी के उपज माने जाते हैं। कौन से, तक्षशिला के ही उपज माने जाते हैं। यहाँ से पढ़कर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है। उसके बाद 5वीं शताब्दी के मध्य बर्बर हुणों ने इसका सदैव के लिए क्या कर दिया, विनाश कर दिया। बर्बर हुण जो होते थे, ठीक है, उनके शासनकाल में इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिए, विनाश कर दिए। अगला आता है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय यह पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण में था, ठीक है। 50 मील, पटना से लगभग 50 मील दूर दक्षिण एरिया में था, ठीक है। यह जो विश्वविद्यालय बना था बेटा, यह लगभग 1 मील लंबा था तथा आधा मील चौड़ा था और इसमें 4 दीवार से पूरी तरह से चारों तरफ से क्या था बेटा, घिरा हुआ था, ठीक है। इसमें लगभग क्या बताए गए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में, है ना, इसमें 8 बड़े सभा भवन और 303,000 से अधिक अध्ययन कक्ष थे, ठीक है। 8 जो है 8 से लगभग जो है 8 बड़े सभा भवन और 3,000 अध्ययन कक्ष थे और इसका विशाल पुस्तकालय कई मंजिल में बना था और इसमें 10 से अधिक सरोवर थे, है ना, जिसमें छात्र क्रीड़ा क्षेत्र खेल का मैदान भी था और यह अपनी पराकाष्ठा पर था। तब इसमें जब मतलब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा था, तब लगभग इसमें 8 सभा भवन लिख लीजिएगा, 8 सभा भवन तथा 3,000 से अधिक अध्ययन कक्ष थे और लगभग जब अपनी शिक्षा की पराकाष्ठा मतलब बढ़ते क्रम में था, तब लगभग 1500 शिक्षक तथा 10,000 छात्र थे। सोच लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, है ना। तो इस तरह से इसको भी लगभग ये 1200 मतलब 1100-1200 के आसपास की इस मतलब संवत की बात है, ठीक है। तब इतना छात्र हुआ करते थे, आज तो किसी भी विश्वविद्यालय में जल्दी देखने को कम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जो महाविद्यालय आज तो सब देखें रोड पे फैले हुए हैं। पहले ढूंढने से मिलता था, नहीं जैसा नॉर्मल शिक्षा कोई नहीं ग्रहण करता था, ठीक है। इसलिए कोई भी BA कर ले, MA कर ले तो चलो नौकरी रखी हुई है, लेकिन अब पता नहीं कितना लाख जो है BA में घूम रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारी जो क्लास थी आज की बेटा समाप्त हुई, बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था और संरचना, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक बचा है, उसमें इसके हम उद्देश्य
और इसकी कुछ कमियां थी, इस पर चर्चा करके इस क्लास को या मतलब इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो अगली क्लास में वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो पढ़ेंगे, नोट्स क्लियर करेंगे, जितना बताया गया है इसका स्क्रीनशॉट भी रख लेंगे आप लोग, जिससे वन टाइम मतलब मूल पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से इसको मतलब थोड़ा सा लिखा जरूर गया, लेकिन आप विधिवत पढ़ेंगे तो बहुत बेटर समझ में आएगा। अगर इतना हम नई क्लास में देंगे बेटा तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। जिससे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं, तो कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। ये अगर इसको देखेंगे, जो मैं इतने में कवर कर दिया, इसको अगर बुक पढ़ेंगे, इसको 4-6 पेज पढ़ेंगे तब जाके आपका कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने बहुत शॉर्ट किया है, लेकिन अगर इतनी लंबी क्लास नहीं बनेगी तो बेटा कोर्स कवर करना मुश्किल हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिए, कवर करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने में कभी भी कुछ ऐसा लगे कि कम साफ आ रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ऊपर यहाँ बाएं कोने में 2 ऐसे देखिए, ऐसे 3 बिंदु बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे 3 बिंदु बने रहते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी कई ऑप्शन आएंगे। तो 420 या 360 आप लगभग सेलेक्ट कर लेंगे तो वीडियो क्वालिटी बढ़ जाएगी, जो वर्ड लिखे गए हैं सब क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, चलें, धन्यवाद।